हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आ जाओ अभी सारे, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, जल्दी से आकर जुड़े। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। तो हाँ जी, देखिए हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा था? विशेषण का। विशेषण का टॉपिक हमारा थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि जो विशेषण है वो किसे कहते हैं, जो या तो संज्ञा की विशेषता को बताए या फिर सर्वनाम की, ठीक है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विशेषण कहा जाता है। फिर विशेषण के कितने पार्ट होते हैं? चार भेद कह लो, पार्ट कह लो, प्रकार कह लो, एक ही बात है। पहला पार्ट होता है गुणवाचक। गुणवाचक, गुण का मतलब यहाँ पर केवल अच्छाइयों से नहीं है। गुण का मतलब है कि जहाँ गुण के बारे में भी पता चले, दोष के बारे में भी पता चले, है ना। दशा के बारे में, दिशा के बारे में, कोई रंग है, जितने भी रंगों के नाम होते हैं सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। कोई रूप के बारे में पता चले, है ना, किसी स्थिति के बारे में पता चले। जैसे हम यूँ कह दें कि कपड़ा बहुत मुलायम है, तो मुलायम क्या है? ये कपड़े का गुण है। हमने कहा कि ये जो प्लास्टिक है ना, ये खुरदरा है, तो खुरदरा उसका क्या गुण है? फूल बड़ा कोमल है, तो कोमल क्या हो गया? फूल का गुण हो गया ना। हमने कहा यह कपड़ा सूती है, तो सूती क्या है? उस कपड़े का गुण है ना। हमने कहा ऊनी कपड़ा है, तो ऊनी उसका गुण है ना कपड़े का। हमने कहा कि ये जो चीज है ना, कोई भी आप प्लास्टिक है या लोहा है, जो भी है, ये बड़ा सख्त है, तो सख्त कौन सा विशेषण हो गया? गुणवाचक हो गया। यानी कि गुणवाचक विशेषण कोई एक प्रकार का नहीं होता भी, ये बहुत प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बात किसके बारे में की थी? संख्यावाचक के बारे में, ठीक है ना। संख्यावाचक के बारे में हमने की कल बात। संख्यावाचक यानी संख्या का पता चले। अब संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, संख्या तो इसी को बोलते हैं, है ना। हमने कहा कि भाई 4 कुर्सियां, 2 मेजे, ये संख्या है ना। यानी कि जिसको संख्यावाचक की आप पहचान कैसे करोगे? कि जिसको आप गिनते हो, नापते तोलते नहीं हो। आप बाजार से कुर्सी लेने जाओगे तो क्या नाप तोल कर लाओगे? क्या गिन कर लाओगे ना, कि 6 कुर्सियां दे दो या 12 दे दो। आप पेंसिल खरीदोगे तो गिन कर खरीदोगे, किताब खरीदोगे तो गिन कर खरीदोगे। लेकिन अगर आप दूध को खरीदते हो, शहद को, घी को, है ना, चावल को, गेहूं को, तो इनको कभी भी गिनकर नहीं खरीदा जाता। इनको एक मेजरमेंट होता है इनका। या तो आप किलो में लोगे, या लीटर में लोगे, या मिलीलीटर में लोगे, या सेंटीमीटर में लोगे। तो जिस चीज को आप एक पैमाने के तहत खरीदते हो, जिसको आप नाप तोल कर खरीदते हो, वो कौन से होते हैं? वो परिमाणवाचक होते हैं। कौन से होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। तो जिसको आप गिनकर खरीदते हो वो तो संख्या हो गई, और जिसको आप नाप तोल करके करते हो वो क्या हो गया? वो परिमाण हो गया, है ना। फिर ये जो दोनों होते हैं ना, दोनों में ही क्या होते हैं? निश्चित भी होते हैं, और दोनों में ही क्या होते हैं? अनिश्चित भी होते हैं। यानी कि निश्चित संख्यावाचक भी होता है और अनिश्चित भी होता है। निश्चित परिमाणवाचक भी होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है। दोनों ही होते हैं भाई। अब निश्चित और अनिश्चित का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर अगर पर्टिकुलर बता दिया कि 6 मेज हैं, 2 कुर्सियां हैं, तो वो तो निश्चित है, वो तो पर्टिकुलर हो गया। और जिसको हम यूं कहेंगे कि भाई कुछ कुर्सियां लाना भाई, है ना, अध्यापक कहता है ना बच्चों को, अरे कुछ कुर्सियां लेके आना। अब कुछ का क्या मतलब? कितनी लेकर आनी है? 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं? कुछ का क्या मतलब है यहाँ पर? फिर हमने कहा कि बहुत सी मेजें रखी हैं। बहुत सी का क्या मतलब? कितनी रखी हैं? कोई भी निश्चित संख्या नहीं है। इसी तरह से परिमाण है। अगर हमने कहा कि 1 लीटर दूध दे दो तो निश्चित हो गया। हमने कहा थोड़ा दूध दे दो, अनिश्चित हो गया। हमने कहा कि आधा किलो चावल बनाए हैं तो निश्चित हो गया। अगर मैंने कहा कि थोड़े चावल बनाए हैं तो अनिश्चित हो गया। सीधी सी बात है।
अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। ठहरो भाई। हाँ जी, अब किसके बारे में बात करते हैं? सार्वनामिक विशेषण के बारे में करते हैं बात, क्योंकि यही हमारा जो पार्ट है चौथा, ये रह गया था। ठीक है ना? हाँ जी, अमन, नीतीश, ये है ममता और सुरेश। हाँ जी, स्वागत है अभी आप सभी का। करें फिर अगला? चलो जी। तो सार्वनामिक विशेषण किसको कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या? ये तो मैंने आपको वैसे समझा भी दिया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। सर्वनाम शब्द के पीछे एक क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है ना? सर्वनाम शब्द के पीछे एक क्या है? प्रत्यय। ये कहता है कि जो सर्वनाम काम किसका करे? विशेषण का। यानी कि सर्वनाम होते हुए भी किसका काम करते हैं? ये विशेषण का काम करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जो है तो सर्वनाम, पर काम किसका करे? विशेषण का। अब सर्वनाम के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि सर्वनाम वो होते हैं जो किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सर्वनाम किन्हें कहा जाता है? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। लेकिन सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं कि जो सर्वनाम शब्द, हम पहले परिभाषा करते हैं फिर समझाऊंगी इसको। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम, संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं। विशेषण का क्या करते हैं? काम करते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। यह कहता है कि जो सर्वनाम किसे पहले लगेंगे? संज्ञा से पहले। जो सर्वनाम पहले किससे लगेंगे? संज्ञा से पहले। और काम किसका करेंगे? विशेषण का करेंगे। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि यह कमीज, यह कमीज मोहन की है। यह कमीज मोहन की है। तो यह और कमीज, ये तो दोनों ही आ गए, यानी कि सर्वनाम भी आ गया और संज्ञा भी आ गई। लेकिन सर्वनाम तो वो होते हैं ना जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, है ना? सर्वनाम तो वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। पर यहां तो दोनों ही बात हो गई कि सर्वनाम भी आ गया और संज्ञा भी आ गई। या तो वो यूं कहता है यह मोहन की है, फिर तो पता चलता है कि यह कमीज के स्थान पर प्रयोग हुआ है कि यह कमीज मोहन की है भाई। लेकिन इसने तो दोनों ही काम कर दिए, संज्ञा भी दे दी और सर्वनाम भी दे दिया। तो इसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि ज़्यादा पजल होने की बात नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है वो सार्वनामिक विशेषण होता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये यह शब्द है ना, ये काम किसका कर रहा है? विशेषण का। हमने किसी कमीज की तरफ इशारा करके ये बताया, उस कमीज की विशेषता बताई कि यह कमीज मोहन की है। हमने उस कमीज की क्या बताई? विशेषता। तो जहां पर विशेषता बताई जाएगी, जहां पर किसी की विशेषता बताई जाएगी, वो क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। फिर संकेत करने का भी काम किया जा रहा है। संकेत करने का भी क्या किया जा रहा है? काम। तो इसको सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। ठीक है ना? इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्लियर है क्या इतना? चलो आगे चलते हैं। अब जो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा? निश्चयवाचक
निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब हमने जब सर्वनाम किए थे तो सर्वनाम के हमने कितने भेद किए थे भाई? 6। सर्वनाम के कितने भेद किए थे? 6 भेद हमने किए थे, ठीक है ना। अब 6 में से एक तो पहला यानी कि पुरुषवाचक नहीं होता इसके अंदर, और एक लास्ट वाला यानी कि निजवाचक नहीं होता। एक तो पुरुषवाचक नहीं होता और एक कौन सा नहीं होता? निजवाचक नहीं होता। जो बीच वाले 4 होते हैं ना, वो होते हैं, जो बीच वाले 4 हैं वो इसके पार्ट होते हैं। तो निश्चयवाचक सार्वनामिक, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से थे? यह, ये, वह और वे, ये 4 थे ना। जब यह, ये और वह, वे किससे पहले लगकर आएंगे? संज्ञा से पहले। जैसे हमने कहा कि ये किताबें वहां रख दो, ये किताबें वहां रख दो, तो किताबों से पहले क्या आ गया? ये आ गया। किताबों से पहले क्या आ गया? ये। तो ये किसका उदाहरण है? निश्चयवाचक का। क्योंकि निश्चय, हाँ जी बिल्कुल, राम राम, हाँ जी राम राम सचिन, ठीक है। तो ये किताबें वहां रख दो, हमने कहा कि वह आदमी फूल बेच रहा है, फूल बेच रहा है। तो आदमी से पहले क्या आ गया? वह आ गया। आपने सीधा है कि आपने ये देखना है कि संज्ञा से पहले क्या लगाया जा रहा है, ये, वे, यह। तो ये कौन सा है? निश्चयवाचक है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि वे पेन मेरे हैं, वे पेन मेरे हैं, तो पेन से पहले हमने क्या लगा दिया? वे लगा दिया। उसके बाद देखो नंबर 2 पर है अनिश्चयवाचक। नंबर 2 पर कौन सा है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब अनिश्चयवाचक कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक होते हैं भाई कौन से? कि कोई। अनिश्चयवाचक कौन से हैं? कोई, कुछ, किसी। ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक है। कोई, कुछ और किसी। जब कोई, कुछ और किसी किससे पहले लगकर आ जाए? संज्ञा से। जैसे हमने कहा कि दरवाजे पर, अगर हमने कहा दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो यहां पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन हमने कहा दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, तो आदमी तो संज्ञा है ना, और संज्ञा से पहले क्या लगकर आ गया? सर्वनाम। ये किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। किसका एग्जाम्पल है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का। क्योंकि आदमी से पहले क्या आ गया? कोई आ गया, है ना। एक तो हम कहें कि दाल में कुछ काला है, एक तो हमने क्या कहा? दाल में कुछ काला है, तो ये तो कुछ क्या है? सर्वनाम है। ये कुछ किसका एग्जाम्पल है? सर्वनाम का। पर अगर मैं यूं कह दूं कि कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, अब ये सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सार्वनामिक विशेषण। दोनों बातों में फर्क समझ में आया आपको? देखो दाल में कुछ काला है, तो काला तो यहां पर विशेषण है ना। काला तो क्या है? यहां पर विशेषण है। तो कुछ क्या माना जाएगा? सर्वनाम माना जाएगा। पर हमने संज्ञा से पहले कुछ लगा दिया। कुछ दाल में काला है, तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है, तो इसका मतलब दाल से पहले हमने कुछ लगाया, तो ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। कोई, कुछ या किसी। हमने कहा कि किसी को रोटी दे देना, किसी को रोटी दे देना, तो यहां पर ये किसी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन हमने कहा कि किसी गाय को रोटी दे देना,
किसी गाय को रोटी दे देना, तो यहां पर अब किसी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है क्या, आ रहा है क्या समझ में सबको? उसके बाद देखो नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक नंबर 3 पर क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक कौन से होते हैं, कौन, क्या, कब, कहां, कितना और क्यों, ये प्रश्नवाचक होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, ये प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रश्नवाचक हैं भाई। जैसे हमने कहा कि कौन व्यक्ति खड़ा है, कौन व्यक्ति खड़ा है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। एक तो हम कहें कौन खड़ा है, एक व्यक्ति से पहले हमने कौन को लगाया, तो ये सार्वनामिक विशेषण है ना। तुम कब दिल्ली जाओगे, तो किसका उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का। अगर मैं लिख दूं कि तुम दिल्ली कब जाओगे, तुम दिल्ली कब जाओगे, तो क्या ये एग्जाम्पल होगा क्या सार्वनामिक विशेषण का, बताओ भाई। ममता, सचिन, अमन, नीतीश, सुरेश, बताओ अब इनमें से कौन सा होगा, तुम दिल्ली कब जाओगे या तुम कब दिल्ली जाओगे। अब ये किसका उदाहरण है, यहां पर कब आ गया, तो कब के बाद तो क्रिया है, संज्ञा तो नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अब ये सर्वनाम का हो गया। अगर संज्ञा से पहले आता है, दिल्ली संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा से पहले कब आ गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ सार्वनामिक विशेषण का। क्लियर है क्या सबको? उसके बाद देखो नंबर 4 पर अगला लास्ट हमारा कौन सा है, मतलब यहां से आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है ना। कहां किताब रख दी, ठीक है ना, कहां किताब रख दी, कितना दूध लेना है, कितना दूध लेना है, क्यों मोहन नहीं आया, जहां पर इस तरह का एग्जाम्पल हो, ठीक है ना। हाँ जी सुनील, गुड आफ्टरनून। उसके बाद है संबंधवाचक, लास्ट चौथा, इसके अंदर कौन सा है, संबंधवाचक सार्वनामिक और विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक कौन से होते हैं, हमने ये पढ़े थे, जो, सो, जो, वो, जितना, उतना, जैसा या जैसी, वैसी, ठीक है ना। यूं कह दिया जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लाठी और भैंस से पहले जिसकी उसकी लग गया, कौन सा बन गया, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो लड़कियां बाहर बैठी हैं वे गांव में रहती हैं, क्या कहा हमने कि जो लड़कियां बाहर बैठी हैं वे गांव में रहती हैं। लड़कियों से पहले हमने जो लगा दिया और गांव से पहले हमने वो लगा दिया, तो संबंधवाचक हो गया ना। जो अध्यापक का सम्मान नहीं करते वे विद्यार्थी कभी सफल नहीं होते। अब अध्यापक से पहले हमने जो लगाया और विद्यार्थी से पहले हमने क्या लगाया, वो लगा दिया, है ना। क्लियर है सबको, कर लोगे। अब तो पहचान जाओगे ना कि जहां संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है ना। किससे पहले आएगा, संज्ञा से पहले लगकर आएगा। जैसे यूं आ जाए कि दादाजी, दादाजी कुछ लाए हैं, दादाजी कुछ लाए हैं, तो यहां पर कुछ क्या है, सर्वनाम।
एक हमने कहा कि दादाजी कुछ चीज लाए हैं, दादाजी कुछ चीज लाए हैं, तो यहां पर कुछ क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि वह बस दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएगी, सार्वनामिक विशेषण है। हम यूं भी तो कह सकते हैं कि दिल्ली जाने वाली बस वह है, तो ये कौन सा हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दिल्ली जाने वाली बस वह है, ये कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। तो आपके विशेषण का टॉपिक बच्चों क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, आपको क्लियर भी हो गया होगा और कंप्लीट भी हो गया। अब करें नया टॉपिक शुरू, कर लें भाई। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, क्रिया का, ठीक है ना। नया टॉपिक हम लोग क्रिया का शुरू कर लेते हैं। मैंने आपको लिंग का टॉपिक करवा दिया क्या, जरा कमेंट करना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने लिंग का टॉपिक आपको करवा दिया या नहीं करवाया, करना कमेंट एक बार, यस या नो में करो कि करवा दिया या नहीं करवाया। लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग, ये करवा दिया क्या टॉपिक, क्योंकि कई क्लासेस हो जाती है और माइंड से निकल जाती है बात। यस मैम, सुनील कुमार कह रहा है कि यस मैडम करवा दिया। फिर तो लिंग का एक मेरे ख्याल से वचन का रहता है, नो मैडम, नीतीश ने नो मैम का है और सुनील ने यस मैम का है, ऐसे कैसे भाई। नो मैडम नहीं करवाया। फिर सुनील आप यस किस लिए टाइप किया, किसी और बात के लिए किया था क्या आपने। जो सुनील है उसने यस मैम लिखा है, किसी और बात के लिए लिखा है क्या। अच्छा, सुनील कुमार नो नहीं करवाया, मतलब चलो करवा देंगे, क्योंकि कई लेक्चर हो जाते हैं ना, ऑफलाइन भी हो जाते हैं, ऑनलाइन भी हो जाते हैं, तो कई बार है ना माइंड से बात स्लिप हो जाती है कि इस बैच को लिंक का टॉपिक करवा दिया या नहीं करवाया। कोई बात नहीं, करवा देंगे, लिंक का टॉपिक करवाएंगे जरूर। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्रिया का, लिंग और वचन दोनों करवाने मैंने आपको। तो क्रिया को आप क्या बोलते हो, वर्ब, है ना। क्रिया को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है भाई, है ना, वर्ब। तो क्रिया कहते किसे हैं, ठीक है ना, क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया का मतलब क्या है, करना, ठीक है ना। क्रिया का मतलब काम को करना, काम को करना क्रिया होती है, ठीक है। तो क्रिया किसे कहते हैं कि जिस, आसान सी परिभाषा बनाते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है ना। फिर देखिए, जैसे हमने कहा कि राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो यहां पर पढ़ने की क्रिया हो रही है ना, है ना। हमने कहा कि सुरेश पत्र लिखता है, तो यहां पर लिखने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। तो ये तो काम को कर रहे हैं ना दोनों, एक पढ़ रहा है और एक लिख रहा है। जैसे हमने कहा कि मोहन कमरे में है, मोहन कमरे में था, लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, मोहन कमरे में था। या हम लिखें यहां पर कि रवि विद्यालय में है, रवि विद्यालय में है,
दोनों ही एग्जाम्पल लिख दिए। तो यहां इन दोनों के अंदर क्रिया का होना पाया जा रहा है भाई। अब हमने कहा कमरे में था या विद्यालय में है, तो यहां पर काम किया नहीं जा रहा, होना पाया जा रहा है ना। किया नहीं, करना नहीं पाया जा रहा, होना पाया जा रहा है। अब आप कहते हैं मम्मी किचन में है, तो यहां है क्या, होना, क्रिया का होना पाया जा रहा है वहां पर, कि शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे हम बोलते हैं ना, उठना, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, खाना, पीना, चलना, फिरना, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। अब एक क्रिया के अंदर हमारा क्या टॉपिक आता है, अगली क्या बात आती है, धातु। अगली बात आती है धातु। अब है कि धातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई, धातु, है ना। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु बोलते हैं। और धातु के पीछे प्रत्यय लगाने से क्रियाएं बनती हैं, है ना। धातु के पीछे जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं ना, तो क्या बन जाती हैं, क्रियाएं। अब जैसे हमने लिखा कि खा, पी, पढ़, लिख, आ, जा, नहा, ठीक है ना, कूद, ये सारी की सारी क्या है, सब की सब धातुएं हैं। अब बात यह है कि क्या हिंदी के अंदर धातु का प्रयोग होता है, बताओ जी। धातु का प्रयोग तो संस्कृत में माना जाता है ना, कि धातु का प्रयोग तो संस्कृत में होता है। अब संस्कृत के अंदर कितनी धातु होती है, 42 धातुएं होती हैं भाई। संस्कृत के अंदर धातु कितनी होती है, 42। और इनके अंदर, इनके पीछे प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है, क्रियाएं बनाई जाती हैं। धातु के पीछे जब प्रत्यय लगाएंगे ना, तो क्या बन जाएगी, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बन जाएंगी, है ना। अब जैसे खा के पीछे ना लगा दिया तो खाना बन गया, पीना, ना लगा दिया पढ़ना, ना प्रत्यय लगाने पे लिखना, आना, जाना, नहाना और कूदना, ये कि सारी सारी क्या बन चुकी हैं, क्रियाएं। अब खाना, अब हमने यूं कहा खाया तो या प्रत्यय लगा दिया, खाएंगे तो एंगे प्रत्यय लगा दिया, है ना। हमने कहा पीना तो पिया तो या प्रत्यय लगा दिया। फिर हमने कहा कि भाई पिला तो ला प्रत्यय लगा दिया, है ना। फिर हमने कहा पढ़ना और पढ़ने बैठ गया तो ने प्रत्यय लगाया। फिर पढ़ा तो आ प्रत्यय लगा दिया, पढ़ी तो ई प्रत्यय लगा दिया, पढ़ेंगे तो कौन सा, एंगे प्रत्यय लगा दिया, है ना। बन जाती है ना इस तरह से। जैसे लिखना, अब हम कहते हैं कि लिखावट तो आवट प्रत्यय लगा दिया, आई प्रत्यय लगाएंगे तो लिखाई बन जाएगा, ठीक है। फिर आ प्रत्यय लगाएंगे तो लिखा बन जाएगा, ए प्रत्यय लगाएंगे तो लिखे बन जाएगा। यानी कि धातु के पीछे अलग अलग प्रकार के प्रत्यय जोड़ने से अलग अलग प्रकार की क्या बन जाती हैं, क्रियाएं। लेकिन लिखावट, लिखाई, लिखा, लिखे, है ना, लिखेगा, सबके अंदर एक मूल चीज है, और वो क्या है, लिख धातु है भाई, है ना। सबके अंदर मूल चीज क्या है, एक लिख धातु है। जैसे बच्चों हमारे घर में होता है ना, लकड़ी का दरवाजा होता है, मेज होती है, लकड़ी की कुर्सी होती है, लकड़ी का बेलन होता है, लकड़ी का चकला होता है ना, लकड़ी की अलमारी होती है, और भी लकड़ी के कई चीजें होती हैं हमारे घर के अंदर। तो अब एक लकड़ी से किसी से दरवाजा बना दिया, किसी से खिड़की बना दी, किसी से बेलन बन गया, किसी से कुर्सी बन गई, मेज बन गया, पर सभी के अंदर एक मूल चीज है, और वो क्या है, लकड़ी है। मूल चीज क्या है, सब में लकड़ी है। आप दूध लेते हो, दूध भी पी लेते हो, दही भी जमा देते हो, दूध से मक्खन भी निकाल लेते हैं, दूध से खीर भी बन जाती है। पर खीर के अंदर, मक्खन के अंदर, दही के अंदर एक मूल तो है ना, और मूल क्या है, वो दूध है। दूध तो सभी के अंदर है भाई, है ना।
दूध सभी के अंदर, आपने आइसक्रीम जमा ली तो दूध तो उसके अंदर भी है। इसी प्रकार से जो धातु होती है ना, धातु क्रिया का मूल रूप होता है। धातु सबके अंदर होती है, लेकिन उनके पीछे, धातु के पीछे अलग अलग प्रकार के प्रत्यय लगाने से क्या बन जाती है, क्रियाएं बन जाती हैं। अब जैसे हमारे पास कूद थी ना धातु, कूद से कूदना भी बन गया, कूदा भी, कूदी भी, कूदेंगे, कूदेगा, कूदा, है ना। अब कितने शब्द बन गए, कुदक्कड़, अक्कड़ लगा दिया तो कुदक्कड़ बन गया ना। अक्कड़ लगाया तो क्या बन गया, कुदक्कड़। यानी कि अलग अलग प्रकार की क्या बन रही है, इससे क्रियाएं बन रही हैं। क्लियर है ना। धातु के पीछे प्रत्यय लगाने से क्या बनती हैं, क्रियाएं बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है भाई। कौन कौन सी? एक तो होती है कर्म के आधार पर सकर्मक, एक तो होती है सकर्मक, और दूसरी कौन सी होती है भाई, अकर्मक। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक तो सकर्मक और दूसरी कौन सी, अकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक को आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार, लेकिन आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे। यानी कि आज हम देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं किस प्रकार से बनती है। आपको पेपर में कहीं से भी कोई भी अगर वाक्य उठाकर दे दे कि ये बताओ कि ये सकर्मक है या अकर्मक, तो आप उसको 1 मिनट में पहचान सकते हो, बल्कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी एक बार समझने के बाद। ठीक है। तो सकर्मक कौन सी होती हैं कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो, कर्म की क्या हो, आवश्यकता हो। पहली बात तो क्या कि जिस क्रिया में किसकी आवश्यकता हो, कर्म की आवश्यकता हो। उसके बाद क्रिया का प्रभाव कर्म पर, कर्म की आवश्यकता होती है, यूं लिख दो, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्रिया का जो प्रभाव है ना, वो किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक होती है भाई। क्या कहा हमने, जहां पर एक तो कर्म की क्या हो, आवश्यकता हो, दूसरी बात क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा भाई, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा। जैसे हमने कहा क्या कि राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की। खाना क्या है, क्रिया है। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इसका पहला प्रभाव, फर्स्ट जो इफेक्ट है ना, वो तो राम पर पड़ेगा, क्योंकि राम भूखा था, है ना। राम क्या था, भूखा, और भूखा था तभी तो फल खाता है। अगर भूख ना हो, अपना पेट भरा हुआ हो, और अपने को कोई कह दे फल खाओगे, अरे नहीं नहीं बस पेट भरा हुआ है, अभी तो रोटी खाई है, अभी फल नहीं खाना, थोड़ी देर के बाद। मतलब राम भूखा था, पहला प्रभाव तो किसके ऊपर पड़ा, राम के ऊपर पड़ा ना, क्योंकि भूखा था, राम की भूख हो गई शांत। और दूसरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, फल के ऊपर। दूसरा जो सेकंड इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, वो कर्म पर पड़ेगा। आपने इसको 10वीं क्लास तक यूं रट्टा मारा हुआ है कि जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक होती है। मारा हुआ है ना रट्टा, सही बोल रही हो ना। जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, लेकिन वहां पर हमें यह नहीं पता था ये फल पड़ता कैसे है, क्या होता है व्यापार का फल। सीधी बात है कि जो क्रिया की जाएगी उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। आप कर्म के लिए एक बात याद रखिए हमेशा, फल क्या है, यहां पर कर्म है ना, तो कर्म के लिए एक बात याद रखिए कि कर्म हमेशा घटता है, कर्म हमेशा कम होता है, और कर्म हमेशा क्या होता है, खराब होता है। ये कर्म की पहचान होती है भी। जो कर्म है ना वो हमेशा घटेगा, कम होगा और खराब होगा। जैसे हमने कहा कि राम फल खाता है, तो अब खाने की जो क्रिया है ना, ये घटेगा कौन, राम थोड़ी ना घटेगा। राम की तो भूख शांत हो गई,
उसके लिए तो बढ़िया काम हो गया, पहले भूखा था भूख शांत हो गई। लेकिन घटेगा क्या? फल। फल घटेगा, फल कम होगा, फल खराब होगा, है ना। फल खाने से तो फल तो हो गया, है ना, फल तो गायब, जितना खा लिया खत्म। तो फल जो है वो कर्म है, और कर्म हमेशा, कर्म की ये खासियत होती है, कर्म हमेशा खराब होता है भाई, कर्म हमेशा घटता है, खराब होता है कर्म हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। मरा कौन? रावण। अब मारने की क्रिया का पहला प्रभाव तो राम पर पड़ेगा, नो डाउट, कि राम मेहनत कर रहे हैं मारने के लिए, युद्ध कर रहे हैं भगवान राम। लेकिन घटेगा कौन? रावण। रावण घटेगा, रावण कम होगा, रावण खराब होगा। खराब का मतलब घट जाएगा भाई, है ना। फिर हमने कहा कि बकरी पत्ते खाती है, बकरी पत्ते खाती है, ठीक है ना। तो बकरी क्या खा रही है? पत्ते खा रही है ना, तो जितने पत्ते खाएंगे उतने घट जाएंगे। लेकिन देखो बच्चों, आपको ये घटना, कम होना, खराब होना, इससे पेपर में नहीं समझ में आएगा आपको। मैं तो आपको उसमें बेसिक बात पहले बता रही थी कि कर्म घटेगा, कर्म कम होगा, कर्म खराब होगा। लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में पहचानने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए मैं आपको क्या देती हूं, इसके अंदर यूं लगा लो, एक आपको रामबाण देती हूं भाई। क्या? रामबाण। आप कहोगे मैडम रामबाण, रामबाण क्या? रामबाण है इसके अंदर एक तो क्या और एक है किसको। आप हमेशा इन दो बातों को याद रखोगे, क्या और किसको। ये आपके रामबाण है, ये आपके क्या है? रामबाण है। 13 नवंबर का एग्जाम है। अरे कोई बात नहीं बच्चे, 13 नवंबर को तो अभी 1 महीना और 10 दिन रहते हैं, और अपन तो अपना टॉपिक पहले खत्म कर देंगे 13 नवंबर से पहले ही, है भाई निखिल, कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम ना आधी हिंदी पर आ चुके हैं, आधी हिंदी कर दी हमने। अब आधी हिंदी कर दी। हमारे लेक्चर कितने हुए? 13-14 लेक्चर हुए हैं मेरे ख्याल से। तो आज 14 है लेक्चर, ये 14th लेक्चर आज मेरे ख्याल से। तो 14 लेक्चर में हम आधी हिंदी तक आ गए। तो अब ये बताओ, 13 नवंबर को तो अपने 40 दिन रहते हैं और हिंदी खत्म हो जाएगी अगले 14-15 लेक्चर में। कोई टेंशन नहीं है, आराम से कर लेना हिंदी। और हिंदी के बाद आपको रिवीजन भी कर लेना चाहिए आराम से, रिवीजन करने के लिए भी टाइम बच जाएगा। इसीलिए तो डेली क्लास लग रही है, एक दिन की भी आपकी छुट्टी नहीं हो रही भाई, और ना ही छुट्टी करेंगे आपके एक दिन की भी, डेली क्लास लगा करेगी। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह सबको? समझ में क्या, बल्कि मुझे ये पूछना चाहिए कि सबको अच्छी तरह याद भी हो रहा है ना, क्योंकि समझ तो आ जाएगा, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन कोचिंग लेने का फायदा तब है बच्चों, जब हमें साथ साथ में क्या हो जाए, याद भी हो जाए। हो रहा है ना साथ साथ में याद? से यस और नो। मुझे भी पता चले कि मैं इतनी मेहनत से जो आपको पढ़ा रही हूँ, कि बच्चों को साथ साथ में याद भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो भी टॉपिक हमने कर लिया ना, उसमें कहीं से भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में, आप छोड़कर ना हो, इतनी अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास रामबाण क्या है, क्या और किसको। आपने इन दोनों रामबाण का प्रयोग करना है, और जिसको बाण चलाना आता है ना, उसका निशाना सही ठिकाने पे लग जाएगा। जिसको नहीं चलाना आता उसके तो क्या कहें भाई, और चलाना तो सीखना पड़ेगा। अब क्या और किसको से आप कैसे करोगे? हाँ यस मैडम, समझ में आ रहा है, बढ़िया है। तो आप हमेशा ये जो क्रिया है ना, खाता, मारा, खाती, आप इससे पहले क्या या किसको लगाकर देखोगे। इससे पहले क्या लगाओगे? क्या और किसको। अगर आपको क्या या किसको में से किसी एक का भी जवाब मिल रहा है, तो आपका वाक्य क्या होगा? सहकर्मक होगा, है ना। वाक्य क्या बन जाएगा? सहकर्मक बन जाएगा, यानी कि उसके अंदर कर्म है। जैसे हमने कहा क्या, कि राम क्या खाता है। क्या खाता से पहले हमने क्या लगाया? क्या। तो अपने को जवाब मिल रहा है ना, फल।
हम कहें किसको मारा, अब इसमें क्या का जवाब नहीं, किसको का मिलेगा। किसको मारा, रावण को। फिर क्या खाती है, पत्ते खाती है। या तो हमें क्या का जवाब मिलना चाहिए या हमें किसको का जवाब मिलना चाहिए। अगर इन दोनों में से अपने को एक का भी जवाब मिल रहा है ना, तो वाक्य हमेशा सहकर्मक मिलेगा भाई। कौन सा मिलेगा, सहकर्मक। और देखो, जैसे हमने कहा कि सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। हम कहेंगे क्या खेलता है, क्या खेलता है, जवाब है ना क्रिकेट खेल रहा है भाई, हमें साफ साफ जवाब मिल रहा है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। फिर हमने कहा क्या कि बच्चा साइकिल चलाता है, बच्चा साइकिल चलाता है। पूछेंगे क्या चलाता है, तो जवाब है साइकिल। क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, ठीक है ना। फिर हम कहेंगे क्या कि वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल खेल रहा है भाई। क्या खेलता है, फुटबॉल। मां बच्चे को समझाती है, मां बच्चे को समझाती है। ये किसको चलाओ, मां क्या समझाती है या किसको समझाती है। हम क्या कहेंगे, किसको समझाती है, तो आंसर है बच्चे को, है ना। हम कहेंगे किसको समझाती है, तो आप क्या कहोगे, बच्चे को समझा रही है भाई। तो हमें या तो क्या का जवाब मिलना चाहिए या किसको का जवाब मिलना चाहिए। वो हमेशा कौन सी होती है, हमेशा सहकर्मक होंगी भाई। जहां पर आपको क्या और किसको का जवाब मिल जाएगा, हमेशा आपका वाक्य क्या होगा, सहकर्मक होगा। अब ये जो सहकर्मक वाक्य होते हैं ना, सहकर्मक, जो सहकर्मक क्रियाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं भाई। एक तो होती है एक कर्मक, एक तो कौन सी है, एक कर्मक, और दूसरी कौन सी होती है, द्विकर्मक। ये दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ये दो प्रकार की होती हैं। एक कर्मक का मतलब जिसमें एक कर्म हो, जिसमें क्या हो, एक कर्म हो, वो एक कर्मक होती है। और द्वि का मतलब क्या, दो, जिसमें दो कर्म हो, वो क्या होती हैं, वो द्विकर्मक होती हैं। यानी कि या तो हमें क्या का जवाब मिले या हमें किसको का जवाब मिले। या तो क्या का जवाब मिलेगा या किसको का मिलेगा, तो वो तो है एक कर्मक। लेकिन जहां पर हमें क्या का भी जवाब मिले और प्लस में किसको का भी मिले, दोनों का मिल जाए, हमें क्या का भी जवाब मिल जाए और किसको का भी मिल जाए, वो कौन सी होंगी भाई, वो द्विकर्मक होंगी, है ना। अब हमने जितने भी उदाहरण लिखे थे ना अभी, बकरी पत्ते खाती है, या हमने कहा कि भिखू जूते बना रहा है, भिखू जूते बना रहा है, बना रहा है। अब हम कहेंगे क्या बना रहा है, जवाब है जूते बना रहा है भाई, है ना। क्या बना रहा है, जूते बना रहा है। लेकिन यहां पर दो कर्म होंगे। दो कर्म कैसे, जैसे हमने कहा कि राजा याचक को, या राजा याचक को धन देता है, राजा याचक को धन देता है। तो अब इस लाइन के अंदर हमें दोनों का जवाब मिलेगा, क्या का भी और किसको का भी। राजा याचक को क्या देता है, धन, और राजा किसको धन देता है, याचक को, है ना। राजा किसको धन देता है, याचक को। या हमने कहा कि राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया, राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया। राम ने किसको थप्पड़ मार दिया, यहां पर हमें किसको का जवाब मिल रहा है, राम ने किसको थप्पड़ मार दिया, श्याम को।
और राम ने श्याम को क्या मार दिया? बोले थप्पड़ मार दिया। क्या मार दिया? थप्पड़। क्या का भी जवाब मिल रहा है और किसको का भी मिल रहा है। जहां पर हमें क्या और किसको दोनों का ही जवाब मिल जाए, हमेशा आपकी जो क्रिया है वो द्विकर्मक मानी जाएगी। भाई क्रिया क्या मानी जाएगी? द्विकर्मक मानी जाएगी। ठीक है ना। जैसे वह गाय को रोटी देता है। वह गाय को रोटी देता है। वह किसको रोटी देता है? गाय को। और वह गाय को क्या देता है? रोटी देता है। हमें क्या का भी जवाब मिल रहा है और किसको का भी मिल रहा है। भाई दोनों का जवाब अपने पास है। अब इसकी एक खासियत भी होती है। जो द्विकर्मक क्रिया होती है ना, उसकी बच्चों एक खासियत होती है। वो क्या? यहां ध्यान देने की क्या बात है कि इसके अंदर जो प्रथम कर्म यानी कि जो पहला कर्म होगा ना, वो तो हमेशा प्राणीवाचक होगा। पहला कर्म तो प्राणी होगा। और जो दूसरा कर्म होता है ना, इसके अंदर दूसरा कर्म वो कौन सा होगा? वो अप्राणीवाचक होगा। पहला कर्म प्राणीवाचक होगा और दूसरा कौन सा होगा? अप्राणीवाचक। जैसे हमने कहा याचक को, ये तो प्राणी है। याचक कौन होता है? मांगने वाला। श्याम भी प्राणी और गाय भी प्राणी। लेकिन धन, थप्पड़ और रोटी ये अप्राणी होते हैं। ये प्राणी नहीं होते भाई, इनमें कोई जान थोड़ी ना होती है। धन, थप्पड़ और रोटी ये क्या है? ये अप्राणीवाचक है। अब आप ये मत समझना कि आपने इतना देख लिया और आपको आ गया। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे एग्जाम में यूं आ गया कि शीला नौकरानी से फर्श धुलवाती है। अब आप मुझे ये बता दो कि ये एक कर्मक है या द्विकर्मक? जल्दी से बता दो, बस मुझे भी पता चल जाए कि बच्चों को समझ में आ गया या नहीं। शीला नौकरानी से फर्श धुलवाती है। बताओ ये एक कर्मक है या द्विकर्मक वाक्य है? आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे यूं दे दिया शीला नौकरानी से फर्श धुलवाती है और आपको कह देगा बताओ ये किस प्रकार का वाक्य है? एक कर्मक है, द्विकर्मक है? बताओ जी, हरी अप। जल्दी कीजिए। आया कुछ समझ में? बताइए बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगी फिर आपको। पहले देखिए आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, पता तो चले मुझे कि बच्चों को कितना का समझ में आया है। और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जहां पर बच्चे को उलझा लिया जाए। द्विकर्मक 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 द्विकर्मक, बहुत सारे अब तो कमेंट आ गए एक साथ में। द्विकर्मक सभी बच्चे बोल रहे हैं कि द्विकर्मक है। बहुत सारे किए, तो नीतीश एक का ही इतने सारे कमेंट, और यहाँ पर ममता ने किया है कि द्विकर्मक है। लेकिन बच्चों ये द्विकर्मक नहीं है, ये द्विकर्मक नहीं है। यहाँ आपका गलत हो जाएगा। क्यों? कि शीला क्या धुलवाती है? तो फर्श। और किसको? किसको का जवाब तो हमें नहीं मिल रहा। हमें तो किससे का मिल रहा है? किससे? शीला किससे फर्श धुलवाती है? पर किससे तो अपना रामबण है ही नहीं भाई। अपना तो किसको है? अपना रामबण क्या है? किसको है? ठीक है, तो फिर ये द्विकर्मक कैसे हो गया? ये तो एक कर्मक है। ये तो क्या है? एक कर्मक है। समझ में आया? हमारा रामबाण किसको और क्या है, किससे नहीं है। किससे से सवाल नहीं करना। और ये जो से है ना नौकरानी से, आप कहोगे फिर मैडम ये क्या है? अरे ये तो करण कारक है। ये तो करण कारक है। करण कारक क्या होता है? से या के द्वारा, यानी कि जिससे कोई काम करवाया जाए, है ना। से या के द्वारा, या जिसके द्वारा कोई काम किया जाए।
जैसे वह बस के द्वारा जाता है। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? चलो जी, तो अब हम करते हैं अपने टॉपिक को यहीं पर खत्म। वैसे अपना पूरा नहीं हुआ, कल करवाऊंगी मैं आपको इसको कंप्लीट। आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।